चलिए बेटा पढ़ लेते उधर, ठीक है। चलिए, तो हमने बेटा मस्टर्ड एफिड स्टार्ट किया था, सरसों का मोइला, ठीक है। नाम क्या है उसका? लिपाफिस एरिसाइमी, ठीक है। लिखा है, अपनी कॉपी निकालो बेटा, देखो उसको, क्या नाम है उसका? लिपाफिस एरिसाइमी। कौन से गण का कीट है बेटा? किसका? हेमिप्टेरा। कौन सा कुल है उसका? एफिडिडी। एफिड से याद रखना है, एफिडिडी है। कायांतरण किस प्रकार का मिलेगा बेटा? अपूर्ण कायांतरण मिलेगा। मतलब जीवन में कितनी अवस्था है? 3 अवस्था है, अंडा, फिर निम्फ और वयस्क, 3 मिलेगी, बात कर ली थी। फिर क्षति के लिए बात करा था बेटा, ये एकल पक्षी है बहुपक्षी है? एकल पक्षी, क्योंकि केवल सरसों कुल के जितनी भी फसलें हैं उन पर नुकसान पहुंचाता है। फिर हमने बात करी थी लास्ट में कि ये जो हमारा कीट है उसकी 2 अवस्थाएं पाई जाती है, मतलब 2 पीढ़ियां जो है अलग अलग प्रकार की मिलती है। एक तो कौन सी है बेटा? पहाड़ों में मिलने वाली, हम कह सकते हैं पहाड़ी पीढ़ी, ठीक है। और दूसरी हम बात कर सकते हैं कौन सी मिलेगी बेटा? मैदानों में मिलने वाली, कौन सी है? मैदानी पीढ़ी है, ठीक है। तो ये हमारे पास 2 पीढ़ियां जो है वो इस कीट की मिलती है। हमने लास्ट क्लास में समझ ली थी इस चीज को, एक डायग्राम भी बनाया था हमने जिसके अंदर एक तरफ पहाड़ थे एक तरफ मैदान, और हमने कहा था कि ये जो कीट है वो ना तो ज्यादा गर्मी में रह सकता है ना ज्यादा सर्दी में रह सकता है। जिस समय पर हम बात करते हैं कब की? सितंबर अक्टूबर की। कब की बात करते हैं बेटा? सितंबर अक्टूबर। ओके, तो सितंबर अक्टूबर में ठंड पड़ने लगती है, कहां पर? पहाड़ों में। तो ये पहाड़ों से कहां पर आ जाता है? मैदानों की तरफ, ठीक है। तो सितंबर अक्टूबर से कब तक रहता है बेटा? फरवरी मार्च तक रहता है। कब तक रहता है? जब तक हमारे यहाँ पर ठंड रहती है, हल्की हल्की ठंड, वो इसके लिए अच्छी है, क्योंकि पहाड़ों पर तो बेटा इतनी ठंड पड़ती है, बर्फ गिरती है कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड से कम तापमान रहता है, तो इस वजह से वहां पर ये नहीं रह पाता। तो अपने जीवन का ये काल जो सितंबर से अक्टूबर से स्टार्ट होगा और फरवरी मार्च तक रहता है, वो कहां पर रहेगा? मैदानी क्षेत्रों में रहेगा। और दूसरी बात करें बेटा कि जब फरवरी मार्च आ गया तो हम कह सकते हैं ये मार्च अप्रैल से लेकर कब तक रहेगा बेटा? सितंबर से पहले कौन सा महीना आता है? अगस्त, ठीक है। तो अगस्त सितंबर तक ये कहां पर रहता है? पहाड़ों में। तो उसको हमने क्या कहा? पहाड़ी पीढ़ी कहा। अब एक बात बताओ बेटा, जैसे यहां पर ये पहाड़ों के अंदर रहता है तो उस टाइम पर तो इसके पंख होते, ठीक है, एक जगह से उड़कर दूसरी जगह पहुंचेगा। लेकिन जैसे ही ये मैदानी क्षेत्रों में आता है, यहाँ पर फसलों पर रहने लगेगा, तो क्या पंखों की जरूरत पड़ेगी? क्या नहीं पड़ेगी, आराम से फसलों पर एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है। तो इनमें एक बहुत ही जादुई चीज होती है कि जैसे ही ये हमारे पहाड़ी क्षेत्रों से मैदानी क्षेत्रों में आते हैं तो ये कैसे हो जाते हैं बेटा? अपंखी हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं? तो पहली चीज याद रखनी है, पहाड़ी क्षेत्रों में कैसे होंगे बेटा? ये सपंखी होते हैं, मतलब इनमें पंख मिलते हैं। लेकिन मैदानी पीढ़ी होती है, ये कैसी होता है बेटा? अपंखी होती है, इसमें पंख नहीं मिलते। और जैसे ही फरवरी मार्च का समय आता है जब इनको वापस जाना है, तो उस टाइम पर वापस इनके अंदर पंख आ जाते हैं और ये वापस कहाँ चले जाते हैं? पहाड़ी क्षेत्रों में। तो मुख्य रूप से याद रखना है, मैदानी क्षेत्रों में ये कैसे मिलते हैं बेटा? अपंखी मिलते हैं, जैसा कि आप यहाँ पर डायग्राम के अंदर देख रहे हैं, सेम उसी तरह से, ठीक है। तो क्या बेटा इसमें पंख है क्या? कहीं नहीं है ना। तो ये मैदानी क्षेत्रों में मिलने वाली पीढ़ी है, इसके अंदर पंख नहीं मिलते हैं, ठीक है। तो याद सिर्फ इतना सा रखना है बेटा कि मैदानी क्षेत्रों के अंदर हमारे पास इसके अंदर कोई भी प्रकार के पंख नहीं मिलते, और जो हमारी पहाड़ी पीढ़ी है उसके अंदर पंख मिलते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर कंफ्यूजन हो सकता है कि सर ये अपंखी है तो वापस कैसे जाएंगे, ठीक है। तो ये जैसे ही हमारा मार्च, फरवरी मार्च आता है तो उस टाइम पर आप देखते हैं, अगर आप पीली टी शर्ट पहनकर चले जाएं तो बहुत सारे ये जो मोइला है वो आपकी टी शर्ट पर लगेंगे और उनके अंदर पंख उपस्थित होते हैं। तो ये पंख किसकी वजह से आते हैं बेटा? तापमान की वजह से। तापमान बढ़ा है तो पंख इसके अंदर बनने लगते हैं और ये वापस कहाँ चले जाते हैं? पहाड़ी क्षेत्रों में चले जाते हैं। क्लियर है चीज? कोई डाउट इसके अंदर बेटा?
नहीं चली। फिर नेक्स्ट इसके अंदर हम बात करें, तीसरी चीज इंपॉर्टेंट जो है, पहाड़ी पीढ़ी जो है इसके जीवन काल में कितनी अवस्थाएं मिलती है बेटा? 3 अवस्थाएं। कितनी मिलती है बेटा? 3 अवस्थाएं। कौन कौन सी? सबसे पहले क्या बनेगा? अंडा। अंडे से क्या बनेगा? निम्फ। और निम्फ से क्या बनेगा? वयस्क बनेगा। लेकिन जब ये मैदानी क्षेत्रों में आते हैं तो उस समय पर इनमें एक और चीज एक्स्ट्रा होती है बेटा, कि इनके अंदर जो हमारे अंडे हैं ये बनना इतना ज्यादा पर्याप्त नहीं होता, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो इसीलिए इनके जीवन काल में कितनी अवस्थाएं मिलती हैं बेटा? मुख्य रूप से 2 अवस्थाएं। कौन कौन सी बनेगी? एक तो निम्फ और दूसरी क्या बनेगी बेटा? वयस्क बनेगी। ठीक है, अब ये दोनों ही अपूर्ण कायांतरण है क्योंकि यहाँ पर लार्वा नहीं बन रहा है। ठीक है, लेकिन याद क्या रखना बेटा, यहाँ पर 3 अवस्थाएं मिलती है पहाड़ी क्षेत्रों में, लेकिन मैदानी क्षेत्रों में केवल 2 अवस्थाएं मिलेगी, निम्फ और वयस्क। और अगर मैं आपको थोड़ा सा पीछे लेकर चलूं तो हमने जब कीटों की विशेषता की बात करी थी उस टाइम पर कहा था प्रजनन के आधार पर कि सभी कैसे होते हैं? अंडे देने वाले होते हैं। कैसे होते बेटा? अंडे देने वाले। मतलब ये कैसे होंगे? अंडे देने वाले मतलब ओवीपेरस होंगे। कैसे होंगे? ओवीपेरस। लेकिन क्या यहाँ पर अंडे दे रहे हैं? क्या लिखवाया भी था, इसीलिए वापस मैं वो चीज यही कह रहा हूँ कि आपको वापस पीछे लेकर जा रहा हूँ। ठीक है, उस टाइम मैंने लिखवाया था कि हमारा जो सरसों का मोइला है वो एक ऐसा कीट है जिसमें अंडे दिए भी जाते हैं और नहीं भी दिए जाते। तो जो पहाड़ी क्षेत्रों वाली पीढ़ी होगी उसमें अंडे मिलेंगे, लेकिन मैदानी क्षेत्रों वाली में अंडे नहीं मिलते। इस वजह से हमने इस कीट को क्या कहा था बेटा? ओवोविविपेरस कहा था। क्या कहा था? ओवोविविपेरस कीट कहा था। ठीक है, और अगर इसको हिंदी में बात करें बेटा तो हिंदी में इसे कहा जाता है अंड जरायुज कीट। क्या कहा जाता है बेटा? अंड जरायुज कीट कहा जाता है। ये इसका हिंदी का प्रोनाउंसिएशन है। तो आपको पूरे कोर्स में आपका जितना भी ये एंटोमोलॉजी का पार्ट है एक ही कीट याद रखना है जो कैसा है? अंड जरायुज। मतलब ओवोविविपेरस मतलब अंडे भी दे सकता है और सीधा अपने निम्फ को जन्म भी दे सकता है, तो उसे हम क्या कहेंगे? ओवोविविपेरस। या प्योर हिंदी की बात करो तो क्या कहेंगे? अंड जरायुज कीट। ये क्वेश्चन जो है वो जेट के लिए आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बेटा, जेट और आईसीआर के लिए सिंपल सा क्वेश्चन बनेगा, 4 ऑप्शन देगा और पूछेगा निम्न में से अंड जरायुज कीट का उदाहरण है। तो क्या करना है हमें? सरसों का मोइला करना है। समझ में आ गई चीज? बस इतना सा क्वेश्चन इसके लिए याद रखना है। और दूसरा इसके अंदर याद रखना बेटा, मैदानी पीढ़ी कब से? सितंबर अक्टूबर से लगाकर फरवरी मार्च तक रहती है। बस इतना सा ये क्वेश्चन याद रखना है और कोई इसके ऊपर क्वेश्चन आपसे नहीं पूछेगा। 2 क्वेश्चन याद है यहाँ से रखने हैं। क्लियर है चीज? अब तो एक बार लिखना चाहे लिख लें, फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं। हाँ बेटा, अंडे नहीं दे रहे, ये प्रजनन के बाद सीधा निम्फ को जन्म दे देते। हाँ बिल्कुल होगा ना बेटा, इसमें नर और मादा अलग अलग दोनों है ना, बिल्कुल होगा बेटा वो। हाँ, जो जायगोट बनेगा अपना, जो निषेचन की क्रिया होगी वो वहां पर ही होती है। ठीक है, मादा के अंदर ही, गर्भाशय के अंदर ही होगी। दीमक हमने पढ़ लिया था। ठीक है, इससे पहले पढ़ा था ना दीमक? ठीक, ये वाली लाइट बंद करे एक बार बेटा, बंद कर दो इसको। फिर इधर नहीं दिखेगा, इधर दिख नहीं रहा, क्या प्रॉब्लम हो रही है? अच्छा, फोकस पड़ रहा है, तो एक काम करो, इधर आ जाओ। बोर्ड का कलर अभी तो नहीं कर सकते, अब करता हूँ इसके बाद। अभी तो व्हाइट कर दूंगा तो सब व्हाइट हो जाएगा, है ना, तो व्हाइट करके फिर ब्लैक में लिख लेता हूँ ताकि फिर उससे दिक्कत नहीं होगी, है ना। ये बेटा कॉन्सेप्ट्स बहुत डीप हैं, बहुत लंबे चौड़े कॉन्सेप्ट हैं, लेकिन आपके लेवल पर सिर्फ इतना सा ही पूछा जाता है, इससे ज्यादा डीप नहीं पूछता है ना। बाकी समझने को कहो तो 1 पीरियड पूरा अपन को इन दोनों को समझने के लिए चाहिए।
1 घंटा आराम से इसके अंदर लग जाए इन दोनों पीडीओ को समझने में, पर हमसे जो क्वेश्चन पूछता है उसके बेस पर हम बात करते हैं, तो यही 2 क्वेश्चन ही बनते हैं, इसके अलावा कोई क्वेश्चन नहीं बनता है। चलो लिख लिया गया, जल्दी से लिखो, 2 पॉइंट ही तो लिखना बेटा। चलो लिख लिया, ओके कंप्लीट। नेक्स्ट बात करें, चलिए नेक्स्ट हम बात करते बेटा इसके अंदर, यहाँ पर जो आप डायग्राम देख रखे हैं, इस डायग्राम के अंदर 2 तरह के कीट जो है वो यहाँ पर बने हुए हैं, ठीक है। पहला ये जो है ये क्या है बेटा, निम्फ है। क्या है ये, निम्फ, ठीक है, छोटी अवस्था में है। और अगर बात करें ये जो है हमारे पास ये क्या है, वयस्क है। क्या है बेटा, वयस्क। तो आप देख सकते हैं कि निम्फ जो है उसके लिए याद क्या रखना बेटा, निम्फ का जो कलर होता है वो कैसा होता है, हल्का हरा। कैसा रंग होता है बेटा, हल्का हरा रंग होता है। और अगर बात करें वयस्क की, तो वयस्क कैसे होते हैं बेटा, काले रंग के होते हैं। कैसे रंग के होते हैं, काले रंग के, ठीक है। दोनों के लिए इंपॉर्टेंट चीज याद रखनी है, रंग तो वैसे तो नहीं पूछा जाता, बस हमें याद रखना है कि इसका निम्फ कौन से रंग का होता है, हल्के हरे रंग का। और जब उसके अंदर पंख आ जाएंगे तो कैसे रंग की हो जाएगा शरीर, उसका काले रंग का शरीर हो जाता है। तो ऐसे ही कीट होते हैं ना वो, यही देखे आपने जो आप अटल देखते हैं उड़ते हुए, ठीक है। चलिए फिर हम बात करें बेटा नेक्स्ट इसके अंदर, ये जो हमारी क्षति यहाँ पर बताई हुई है जो किसकी है, सरसों के मोइला की, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो हमारे क्या है बेटा, पुष्प के भाग है, ठीक है। अब यहाँ पर ये इतने सारे पुष्प जो है ये गुच्छे के अंदर बन गए, लेकिन इन पुष्पों का रंग जो है ये हरा ही रह जाता है, ये पीले रंग के नहीं हो पाते, इनकी वृद्धि नहीं होगी। और वृद्धि नहीं होगी तो क्या पौधे में फल बनेंगे, क्या नहीं बनेंगे। तो पौधे में फल भी नहीं बनते, बस ये गुच्छे के रूप में इसी प्रकार से रह जाता है। और कई बार अगर अधिक प्रकोप होता है तो ये ऊपर का जो हमारा पुष्पीय भाग है ये क्या करता है बेटा, सूख जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम याद रखेंगे बेटा इसकी क्षति के बारे में कि इसकी जो क्षति है वो किस प्रकार की होती है। तो इसकी क्षति सर्वाधिक कहां पर होती है बेटा, पौधे के कोमल भागों में होती है। कहां पर होती है, पौधे के कोमल भागों पर। इसकी क्षति होती है। दूसरा याद रखना बेटा, इससे जो पुष्प है वो पुष्प कैसे रह जाते हैं बेटा, हरे रंग के। किस रंग के, पुष्प हरे रंग के रह जाएंगे, पुष्प नहीं निकलेंगे। हम कह सकते हैं कि इसके अंदर वृद्धि नहीं होती, ठीक है। और वृद्धि नहीं होगी बेटा तो पौधे में आगे फल नहीं बनेंगे। इतनी सी सिंपल चीज ध्यान रखनी है। दूसरा पॉइंट इंपॉर्टेंट याद रखना है हमें किसकी, सर्वाधिक क्षति के बारे में। किसके बारे में बेटा, सर्वाधिक क्षति के बारे में, कि सर्वाधिक क्षति किस समय पर होगी। तो सरसों जो है वो हम लगाते किस समय पर है बेटा, खरीफ में या रबी में, रबी के समय। तो रबी के समय पर जब हम अपनी सरसों की फसल लगाते हैं तो उस समय पर जब इनका आक्रमण होगा तो आक्रमण करने के लिए अक्टूबर नवंबर से मार्च अप्रैल तक आक्रमण होगा, ठीक है। लेकिन इसमें से भी सबसे ज्यादा क्षति कौन से माह में होती है वो हमें याद रखनी है। सर्वाधिक क्षति कौन से माह में होती है बेटा, नवंबर माह में। किस माह में होती है, नवंबर माह के अंदर सर्वाधिक क्षति होती है। कारण क्या है बेटा, अक्टूबर में अगर हमने इसे लगाया तो नवंबर तक हमारे जो पौधे हैं वो छोटे रहते हैं, ठीक है। इस समय पर उन पर आक्रमण करना और उन्हें नुकसान पहुंचाना बहुत आसान होता है। लेकिन अगर बात करें नवंबर के बाद की दिसंबर, जनवरी, फरवरी, तो उस समय पर हमारा पौधा बड़ा होगा, पौधा जो है उसके अंदर हार्डीनेस आएगी, मतलब वो थोड़ा मजबूत होगा। तो मजबूत पौधे पर आक्रमण करना आसान है या कोमल पौधे पर, इसीलिए सर्वाधिक नुकसान कौन से माह में होता है बेटा, नवंबर माह में। नेक्स्ट हम बात करें इसके अंदर इसकी अवस्था की,
तो हम कह सकते हैं सर्वाधिक क्षतिकारक अवस्था। तो अब बताओ बेटा सर्वाधिक क्षतिकारक अवस्था कौन सी होगी इसकी? ठीक है, पहले तो बताओ क्षतिकारक अवस्थाएं कितनी मिलेगी? दो मिलेगी। कौन सी? एक तो निम्फ और एक वयस्क। अंडा तो कभी नुकसान नहीं पहुंचाएगा, तो सर्वाधिक क्षतिकारक अवस्था कौन सी होगी बेटा इसकी? निम्फ होगी। कौन सी होगी? निम्फ होगी, क्योंकि वयस्क तो उड़कर भी चले जाते हैं पर निम्फ हमेशा वहीं पर चिपके रहेंगे। ये जितने भी आप देख रहे हैं बेटा ये वयस्क नहीं है, क्या है ये? निम्फ है। क्या है ये? निम्फ। ठीक है, अब यहाँ पर कंफ्यूजन ये होता है कि सर हमने अभी तक जो पढ़े हैं, ठीक है, उसके अंदर हमने देखा जैसे कि हमारा जो टिड्डी था, रेगिस्तानी टिड्डी, उसमें सर्वाधिक क्षतिकारक कौन सी थी? वयस्क थी। इसके अलावा हमने दूसरा एक कीट पढ़ा दीमक, उसके अंदर भी कौन था? वयस्क था। इसके लिए एक्सेप्शन याद रखना बेटा, सर्वाधिक क्षतिकारक कौन होता है? निम्फ होता है। ठीक है, निम्फ जो है वो ज्यादा दिन तक रहेगा और इस वजह से ये ज्यादा नुकसान पहुंचाता है और ये पौधे पर ही चिपका रहता है, ये उड़कर कहीं पर भी नहीं जाता। ठीक है, मेरे को याद है बेटा, मैंने उसको वापस चेक किया तो मैंने वापस ये चीज उसके अंदर नोटिस करी। ठीक है, वापस उसको मैंने चेक करके फिर आपको वापस बता रहा हूं। अगर मैंने पहले ये बताया हो कि इसकी सर्वाधिक क्षतिकारक अवस्था कौन सी है? वयस्क है, तो उसको प्लीज कैंसिल कर देना। उसकी जगह हमें सर्वाधिक क्षतिकारक अवस्था कौन सी करनी है बेटा? निम्फ करनी है। कारण मैंने बता दिया आपको कि निम्फ जो है वो सर्वाधिक अपने पौधे पर रहेगा, सबसे ज्यादा समय के लिए उस पर चिपका रहता है और इसी की वजह से क्या होता है? ये नुकसान पहुंचाता है। और इसके नुकसान पहुंचाने का एक कारण और है बेटा, वो मैं आपको बताऊं। यहाँ पर इसके अंदर पहला जो डायग्राम हमने देखा, इसका आंसर वहां से आता है बेटा। ठीक है, यहाँ पर आप देख रहे हैं ये जो कीट है इसके अंदर ये जो भाग है बेटा, ठीक है, इस भाग में यहाँ पर आप ये छोटे छोटे छेद देख रहे हैं ना? ठीक है, तो ये छिद्र जो है वो क्या है बेटा? हमारे मोम ग्रंथियां है। क्या है ये? मोम ग्रंथियां। तो इसकी वजह से ये कीट क्या करता है बेटा? मोम बनाता है अपने शरीर के चारों ओर। और जब ये शरीर के चारों ओर बनेगा तो आप देख सकते हैं इनका रंग थोड़ा थोड़ा सफेद सा दिख रहा है ना? ठीक है, तो ये सफेद किस कारण से दिख रहा है? मोम के कारण से। तो ये मोम क्या करता है बेटा? इस पौधे के ऊपर भी लग जाता है, चिपक जाता है, जिसकी वजह से पौधे में जो श्वसन क्रिया है वो नहीं हो पाती। ठीक है, वयस्क ऐसा नहीं करता, केवल कौन करता है? निम्फ करता है। तो इस वजह से पौधे का श्वसन भी नहीं होगा और पौधे की वृद्धि और कम हो जाती है। इसीलिए याद रखना है सर्वाधिक क्षतिकारक अवस्था कौन सी बेटा? निम्फ। और ये जो कीट है इसके अंदर क्या होती है बेटा? मोम ग्रंथियां पाई जाती है। क्या पाई जाती है? मोम ग्रंथियां पाई जाती है। ये चीज हमें यहाँ पर ध्यान रखनी है। इसी वजह से इसको हमने सर्वाधिक क्षतिकारक कहा है। ये कारण यहाँ पर है, इस वजह से कहा है। ठीक है, तो इसको याद रखें, एक बार लिख लें इसको। चलो लिख लिया। जून जुलाई में नहीं बेटा, जुलाई अक्टूबर में तो आएगी नहीं, तो कहाँ से बताएं? वो आपने दीमक के लिए लिखा हो, जुलाई से अक्टूबर के बीच में। लिख लिया बेटा? नहीं लिखा क्या? लिख लिया, तो आगे चले। नेक्स्ट हम बात करें बेटा इसके अंदर इसके जीवन काल के बारे में। चलिए नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं इसके जीवन काल के लिए कि इसका जीवन काल है वो किस तरह से चलता है। ठीक है, तो जीवन काल के लिए हमें वही ध्यान रखना है कि कितनी इसकी अवस्थाएं मिलती बेटा? 3। अंडे से क्या बनेगा? निम्फ बनेगा।
निम्फ को हम हिंदी के अंदर प्योर क्या बोलते हैं बेटा? अर्भक कहते हैं। क्या कहते हैं? अर्भक। निम्फ से क्या बनेगा? वयस्क बनेगा। क्या बनेगा बेटा? वयस्क। और वयस्क से वापस क्या बनेगा? अंडा बनेगा। बस इतनी सी चीज। अब इसके लिए याद रखना है बेटा कि ये जो अंडे हैं ये कहां पर दिए जाएंगे? सबसे पहले तो स्थान की बात कर ले तो कहां पर दिए जाएंगे? पौधे के कोमल भागों पर। कहां पर देगा बेटा? पौधे के कोमल भागों पर अंडे देगा। दूसरा हमें याद रखना है इसके लिए संख्या कि कितने अंडे दिए जा सकते हैं। तो लगभग कितने अंडे देता है बेटा? 50 से 70 अंडे। कितने अंडे दिए जाते हैं? 50 से 70, 50 से 60 एक एवरेज याद रखना है तो 50 अंडे याद रख लो। एक जो हमारा कीट है वो कितने अंडे देगा? लगभग 50 अंडे। और तीसरी हम बात करें बेटा इनका ऊष्मायन काल कि ये कितना समय जो है वो ऊष्मायन काल में लगाएगा। तो लगभग कितना समय लगता है? 5 से 7 दिन। कितने दिन बेटा? 5 से 7 दिन। अगर तापमान ज्यादा होगा तो ये 5 दिन से कम भी हो सकता है और तापमान कम होगा तो 7 दिन से ज्यादा भी हो सकता है। इसीलिए ऊष्मायन काल हमें किसी का भी याद नहीं करना है। ठीक है। जैसे ही ये ऊष्मायन काल पूरा होगा बेटा तो ये किसके अंदर परिवर्तित हो जाएगा? निम्फ या अर्भक में। अब ये जो हमारा निम्फ है इसके लिए हमने कुछ बातें याद कर ली है। सबसे पहले तो ये क्या होगी बेटा? हमारी सर्वाधिक क्षतिकारक अवस्था। कौन सी अवस्था है ये? सर्वाधिक क्षतिकारक अवस्था है। दूसरा हमें याद रखना है बेटा इनका रंग कौन से रंग के होंगे? ये हल्के हरे रंग के। किस रंग के होंगे बेटा? ये हल्के हरे रंग के। और इसमें मोम ग्रंथियां पाई जाती है। ये जो हमारा निम्फ है ये लगभग कितने दिन रहता है? लगभग 7 से 10 दिन। कितने दिन तक रहेगा बेटा? 7 से 10 दिन तक निम्फ की अवस्था में रहता है और फिर उसके बाद किसमें परिवर्तित हो जाएगा? वयस्क में। ठीक है। वयस्क जो है इसका जीवन काल याद रखना बेटा लगभग कितने दिन? 2 से 4 दिन। कितने दिन के लिए? 2 से 4 दिन के लिए वयस्क के रूप में रहेगा। सेकंड हमें याद रखना है इसके शरीर का रंग। तो कौन से रंग के होते हैं बेटा? ये काले रंग के होते हैं। ठीक है। अब वयस्क अगर पहाड़ी क्षेत्रों में है तो कैसे होंगे? सपंखी होंगे, मतलब पंख बनेंगे। और अगर ये मैदानी क्षेत्रों का होगा तो अपंखी होंगे। बस इतना सा याद रखना है। ठीक है। तो चलिए एक बार काउंट कर ले। 5 से 7 दिन ये, 7 से 10 दिन ये और 2 से 4 दिन ये। तो लगभग कितने दिन हो गए? 15 से 20 दिन हो गए। एक महीना मान लो, कोई बात नहीं। ठीक है। तो एक महीना जो है वो पूर्ण हुआ। और अगर मैदानी क्षेत्रों में आता है बेटा तो ये 5 से 7 दिन कैंसिल हो जाएंगे। कारण क्या है कि वो सीधा निम्फ को जन्म देंगे, है ना? यही होगा ना, हमने यही पढ़ा। तो निम्फ कितने दिन रहा? 7 से 10 दिन। और ये कितने? 2 से 4 दिन। मतलब कितने दिन हुए? 10 से 15 दिन लास्ट मान लो। ठीक है। 10 से 15 दिन के अंदर अगर एक पीढ़ी होती है तो हम एक साल की बात करें बेटा तो ये तो पूरे वर्ष भर सक्रिय रहता है, पहाड़ी क्षेत्रों से मैदानी क्षेत्रों में और मैदानी क्षेत्रों से पहाड़ी क्षेत्रों में। तो इसके लिए एक ही लाइन याद रख लेना बेटा, एक साल में कई पीढ़ियां मिलती है। कितनी पीढ़ियां? कई पीढ़ियां मिलती है। अब ये कई पीढ़ियों का मतलब क्या है तो वो समझ लो लगभग 25 से 50 पीढ़ियां होती है। कितनी पीढ़ियां? 25 से 50 पीढ़ियां पूरी हो जाती है। ठीक है। तो इसीलिए ये क्वेश्चन कभी भी नहीं पूछता बेटा, क्योंकि ये डिपेंड करता है कि हमारा जो मोहल्ला है वो पहाड़ी क्षेत्रों में है या फिर मैदानी क्षेत्रों में। ठीक है। बस इतना सा याद रख लो, एक साल में कई पीढ़ियां मिलती है। आपको ऑप्शन दे दे, एक साल में एक पीढ़ी, एक साल में 4 से 5, एक साल के अंदर कई पीढ़ियां पाई जाती है, या एक साल में कह सकते हैं 10 से 12 पीढ़ियां। तो आपको याद रखना है एक साल में कई पीढ़ियां पूरी हो जाती है। बस इतना सा याद रखना है। ठीक है। एक चीज हमने शायद मुखांग के लिए बात करी नहीं करी, इसकी कर ली क्या? मुखांग कैसे मिलते हैं? चुबाने व चूसने वाले मुखांग मिलते हैं। ठीक है। तो एक बार लाइफ साइकिल बना लो। लास्ट हम बात करेंगे मैनेजमेंट की और वो बहुत इंपॉर्टेंट है।
क्या दोनों के अंदर में, दोनों में लार्वा तो है ही नहीं। लार्वा होता तो काटने चबाने वाले मुखांग मिलते हैं, ठीक है। लार्वा नहीं है तो इसके अलावा निम्फ बचा, तो निम्फ और वयस्क दोनों के अंदर एक ही प्रकार के मुखांग जो है वो हमको मिलते हैं, ठीक है। इसके लिए अलग अलग याद रखने की जरूरत नहीं, ओके। चलिए लिख लिया आप तो बेटा। चलिए नेक्स्ट हम बात कर ले बेटा, यहाँ पर आपको खबरा बिटल कहाँ गए, ठीक है। चलिए अगली हम बात करेंगे बेटा किसकी, प्रबंधन की। किसकी बात करेंगे, प्रबंधन की बात करें तो सबसे पहला जो हमारा प्रबंधन है बेटा, क्या इसमें लार्वा मिलेगा, क्या नहीं मिल रहा। क्या लार्वा अगर नहीं है तो क्या निम्फ जो है वो जमीन में रह रहा है या अंडे जमीन में दिए जा रहे हैं, क्या नहीं। तो क्या इसके लिए ग्रीष्मकालीन गहरी जुताई कर सकते हैं, क्या नहीं करेंगे, तो वो पॉइंट ही कैंसिल हो गया। पहला हमें याद क्या रखना है बेटा, अगेती बुआई। कौन सा याद रखना बेटा, अगेती बुआई। अब सर बुआई तो वैसे ही अक्टूबर नवंबर में कर रहे थे, तो अगेती बुआई का मतलब क्या हुआ, हम एक माह पीछे चले जाएंगे, तो कौन सा आ जाएगा बेटा, सितंबर अक्टूबर। कौन सा आएगा, सितंबर अक्टूबर। तो इस समय पर इसकी बुआई कर देनी चाहिए बेटा। जब अपनी क्लासेस स्टार्ट हुई थी आज से लगभग 15 दिन पहले, तो उसी टाइम सरसों की बुआई चालू हो गई थी, ठीक है। तो सितंबर के अंदर ही बुआई हमने स्टार्ट कर दी थी, किसकी, सरसों की। और कारण इतना सा है बेटा कि अगर सितंबर में आपने फसल लगा दी और अक्टूबर में एक कीट आया तो एक महीने में पौधा बड़ा हो जाएगा, तो इसके ऊपर आक्रमण करना फिर इसके लिए मुश्किल होता है, इसीलिए इतना ज्यादा प्रकोप नहीं होगा। तो इसीलिए हमने क्या कहा, कब बुआई करनी है बेटा, सितंबर अक्टूबर में बुआई करनी है, ठीक है। दूसरा इसके लिए हम बात करेंगे अगर पाश की, तो बेटा रिवीजन क्लास में भी पाश आज पढ़ा चुका, और आपको पहले भी पाश के लिए मैं आप सभी को बता चुका हूं कौन से पाश का उपयोग होगा इसके लिए, प्रकाश पाश का होगा या फेरोमोन पाश या चिपचिपे पाश। कौन से, चिपचिपे पाश। ये रात्रिचर कीट नहीं है, याद रखना, इसकी क्षति दिन में भी होती है, इसीलिए हम कौन से पाश उपयोग करेंगे बेटा इसके लिए, चिपचिपे पाश जो है वो इसके लिए उपयोग किए जाएंगे, ठीक है। चिपचिपे पाश जो है वो कौन से रंग के होते हैं बेटा, पीले रंग के पाश होते हैं, जिन पर हम फेविकॉल या ग्रीस या फिर कोई भी चिपचिपा पदार्थ है वो लगाते हैं, और खेत के बीच में हम उन्हें लगाएंगे, ठीक है। बस इतना सा याद रखना है। चिपचिपे पाश कौन से रंग के होंगे, पीले रंग के। और किसका नियंत्रण किया जा सकता है इससे, मोइला का। इसके अलावा दो कीट और लिखाए थे, एक तो मिलीबग और एक सफेद मक्खी, तो उनका भी नियंत्रण होता है बेटा। तीसरा हमें यहाँ पर रासायनिक नियंत्रण याद करना है, जिसको जितने चाहो उतने स्टार मार्क कर लेना, मैं तो 5 स्टार मार्क करता हूँ, क्योंकि सुपरवाइजर के एग्जाम में इसी साल भी पूछा गया है और इससे पहले भी रिलेटेड इससे क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। हम यहाँ पर जो बात करेंगे बेटा वो क्या होते हैं, सर्वांगी कीटनाशी। कैसे होते हैं बेटा, सर्वांगी कीटनाशी, ओके। अब पहले तो ये समझ लो कि ये सर्वांगी क्या चीज होती है, ठीक है। जब भी हम बात करेंगे, चाहे वो कीटनाशी हो, चाहे कवकनाशी हो, चाहे आपके शाकनाशी हो, जिससे आप आपके वीड या खरपतवार नियंत्रित करेंगे, उनको अगर हम क्लासिफाई करते हैं तो एक क्लासिफिकेशन बनता है उसके एक्शन के आधार पर कि वो काम कैसे करता है। तो दो तरह के कृषि रसायन हम उपयोग करते हैं बेटा, एक तो होते हैं स्पर्श रसायन। कौन से होते हैं बेटा, और दूसरे जो है वो कैसे होते हैं बेटा, सर्वांगी रसायन। कैसे, कौन से होंगे बेटा, सर्वांगी रसायन होंगे। अब इनका क्या मतलब है समझ लो। स्पर्श रसायन क्या होते हैं बेटा, वो जहां पर छिड़के जाते हैं या जहां पर उपयोग किए जाते हैं केवल वहीं पर अपना असर दिखाते हैं, ठीक है। तो इसके लिए याद क्या रखें, जहां पर उपयोग वहीं पर कह सकते हैं इनका एक्शन या असर कह सकते हैं, वहीं पर असर करते हैं। जैसे आप शाकनाशी की बात करें तो हमारे पास क्या है, जीडीपी है। क्या है, बोलो जोर से, क्या है हमारे पास, जीडीपी, ग्लाइफोसेट, डाइक्वाट और पैराक्वाट, ठीक है। ये ऐसे हैं, आपने जहां पर छिड़के वहीं पर इनका असर होगा, ठीक है। मतलब आपने पौधे की अगर पत्तियों पे छिड़क दिए तो ये हमारे जीडीपी जो है ये शाकनाशी है बेटा, तो ये केवल पत्तियों को नष्ट करेंगे।
अगर आपने पौधे की जड़ पर छिड़काव कर दिया तो केवल जड़ें नष्ट होगी, बाकी और कोई भाग नष्ट नहीं होगा, ठीक है। या फिर इसके अलावा हम बात करें जैसे हमारे पास फोरेट है या क्लोरपायरिफॉस है, तो बेटा जहां पर पौधे पर छिड़काव किया, मान लो पत्तियों पर, तो कोई कीट अगर पत्तियों पर आकर बैठा तो वो मर जाएगा, तो उसको हमने क्या कहा, स्पर्श विष कहा या स्पर्श रसायन कहा है। मतलब जहां पर आप उपयोग करोगे उसका असर वहीं पर होगा। स्पर्श करने का मतलब क्या होता है बेटा, कांटेक्ट करना। क्या मतलब है, कांटेक्ट। तो हम इसको क्या बोलेंगे बेटा, कांटेक्ट पॉइजन या कांटेक्ट केमिकल कह सकते हैं। तो हम इसको क्या कहते हैं, कांटेक्ट पॉइजन, ठीक है। तो ये हमारे पूरे एग्रीकल्चर के लिए याद रखना है आपको, चाहे आप एंटो पढ़ो, पैथो पढ़ो या फिर एग्रो पढ़ो, ठीक है। कैसे हैं, स्पर्श रसायन मतलब जहां पर छिड़केंगे वहीं पर उनका असर होगा, इसके अलावा दूसरे किसी भाग पर असर नहीं होगा। लेकिन अगर हम बात करें सर्वांगी रसायन की, तो बेटा इसको हम बोलते हैं सिस्टेमिक पॉइजन। क्या कहते हैं बेटा, सिस्टेमिक पॉइजन। मतलब ये कहां पर फैल जाते हैं बेटा, सिस्टम में फैल जाते हैं। कहां फैल जाते हैं, सिस्टम में। मतलब अगर पौधे पर छिड़काव किया तो पौधे के पूरे सिस्टम में फैल जाएंगे, ठीक है। अगर आपने किसी दूसरे जीव पर किया तो जीव के पूरे सिस्टम में फैलेंगे और फिर पूरे के पूरे जीव को खत्म कर दिया जाएगा, ठीक है। ये कभी एक जगह पर नहीं टिके रहते। अगर आपने पत्तियों पर छिड़काव किया तो भी ये जाइलम और फ्लोएम के द्वारा पूरे पौधे में फैल जाएंगे, और फिर कीट जो है वो चाहे पत्तियां खाए, चाहे फूल खाए, चाहे इसकी जड़ खाए, उसकी मृत्यु कंफर्म है, ठीक है। तो ये जो हमारे केमिकल है उसको हम क्या कहेंगे, सर्वांगी रसायन। इसको हम कह सकते हैं कि पौधे के हर भाग में फैलने वाले, कौन से बेटा, पौधे के हर भाग में फैलने वाले जो रसायन होंगे उनको हम क्या कहेंगे, सर्वांगी रसायन कहेंगे। क्लियर है चीज, कोई डाउट इसके अंदर। आपने 2,4-D का नाम सुना है? 2,4-D क्या है बेटा, पहले बताओ। कवकनाशी है, शाकनाशी है, खरपतवारनाशी है या कीटनाशी है? शाकनाशी है या खरपतवारनाशी है? बस यहीं पर हम मात खा जाते हैं बेटा। वो क्या है, शाकनाशी है। क्या है, आप अगर कपास पे छिड़क दोगे तो कपास भी खत्म हो जाएगी, ठीक है। तो इसीलिए उसको क्या कहा जाएगा, शाकनाशी। क्या कहेंगे, हम खरपतवारनाशी पहले कहते थे जब हमें ये नहीं पता था कि ये जो हम रसायन उपयोग कर रहे हैं वो फसलों को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं, ठीक है। बाद में जब पता पड़ा कि ये जो हम केमिकल यूज कर रहे हैं उसकी वजह से हमारी फसलों को भी नुकसान हो सकता है, तब हमने उसे क्या कहा, खरपतवारनाशी से हटाकर उसे हम शाकनाशी कहने लग गए, क्योंकि शाक का मतलब क्या है, पौधा, ठीक है। तो अब ये हर पौधे को नुकसान पहुंचाएंगे। अगर 2,4-D की बात करो तो कौन से पौधों का नियंत्रण होता है, चौड़ी पत्ती वाले। अब बेटा कपास भी तो चौड़ी पत्ती वाली फसल है ना, उस पर छिड़काव हो गया तो कपास नियंत्रित हो जाएगी। तो इसीलिए कपास तो हमारी फसल है ना, खरपतवार थोड़ी है। तो इसीलिए हमने उसको फिर क्या कहा बेटा, शाकनाशी कहा। और एग्जामिनर यहीं पर बेवकूफ बनाता है, याद रखना। सिंपल सा क्वेश्चन पूछ लेगा, 2,4-D क्या है, कवकनाशी, कीटनाशी, शाकनाशी और खरपतवारनाशी, और आप क्या करके आओगे वहां, खरपतवारनाशी है ना, जो कि गलत है। तो क्या करना है, उसको शाकनाशी करना है। क्लियर है चीज, अब तो गलत नहीं करोगे ना, ठीक है। चलो, तो सर्वांगी रसायन को सिस्टेमिक पॉइजन, ठीक है। सिस्टेमिक का मतलब हमको याद रखना है जो सिस्टम में फैल जाता है, बस इतना सा हमारे लिए याद रखना है ट्रिक के हिसाब से, ठीक है। चलिए इसको वापस लिख लेंगे हम बेटा। अब सिस्टेमिक पॉइजन कौन कौन से हैं वो याद रख लो। जब हम बात करेंगे किसकी, कीटनाशी की, किसकी बात करेंगे बेटा, कीटनाशी की, तो हमें वहां पर 3 नाम याद रखने। एक तो है हमारे पास कौन सा, इमिडाक्लोप्रिड। कौन सा है, इमिडाक्लोप्रिड। एक हमारे पास यहाँ पर है डाइमिथोएट। कौन सा है बेटा, डाइमिथोएट। और एक हमारे पास है, उसको हम बोलते हैं बेटा मिथाइल डेमेटोन। क्या बोलते हैं, मिथाइल डेमेटोन। तो ये हमारे पास 3 ऐसे कीटनाशी है जो किस प्रकार के बेटा, सर्वांगी है। और अगर बात करें एग्रीकल्चर सुपरवाइजर 2021 की, तो एग्रीकल्चर सुपरवाइजर 2021 में इतना सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया, निम्न में से सर्वांगी कीटनाशी है। 4 ऑप्शन दे दिए, आंसर क्या गया वहां पर, डाइमिथोएट, ठीक है। इतना सिंपल सा क्वेश्चन पूछा था। क्या ऐसे क्वेश्चन पूछने चाहिए, क्या नहीं पूछने चाहिए, तुमसे ज्यादा हार्ड पूछने चाहिए, पर ऐसे क्वेश्चन आते हैं बेटा,
ठीक है, तो इसीलिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। एक बार जेट में भी पूछा हुआ है बेटा, जेट के लिए हमसे पूछा था मोइला के नियंत्रण हेतु किसका उपयोग किया जाता है, और आंसर क्या गया था, इमिडाक्लोप्रिड। ठीक है, तो हमें याद रखना है कि हमारा ये जो कीट है वो कैसा है बेटा, रस चूसने वाला। तो अगर आप पौधे के किसी भी भाग पर छिड़काव करो और वो पूरे पौधे में फैल गया, तो अब इसका जो कीट है वो चाहे रस चूसे, चाहे पत्तियां खाए, चाहे फूल खाए, जहां पर भी आक्रमण करेगा उसके ऊपर इसका असर हो जाएगा। तो इसीलिए याद रखेंगे हम यहाँ पर कि ये जो सर्वांगी कीटनाशी है इसका उपयोग किसके लिए किया जाता है, सर्वाधिक रस चूसने वाले कीटों के लिए किया जाता है। ठीक है, याद रहेगी चीज ये। यहाँ लिखना चाहो तो लिख लो, नहीं तो वहीं पर पिछली वाली जो स्लाइड है उसी में लिखवा रहा हूं मैं बेटा, यहीं पर लिख लेना ज्यादा बढ़िया है। सर्वांगी कीटनाशी जो है इसके लिए हमें दो बातें याद रखनी है। ठीक है, इसको हम क्या कहेंगे, एक तो सिस्टेमिक इंसेक्टिसाइड, क्या कहा जाएगा, सिस्टेमिक इंसेक्टिसाइड कहा जाता है इसको। दूसरी हमें चीज क्या याद रखनी बेटा, इससे नियंत्रण किसका होता है, मुख्य रूप से रस चूसने वाले कीटों का। किसका बेटा, रस चूसने वाले जो कीट हैं उनके नियंत्रण के लिए इसका उपयोग किया जाएगा। ठीक है, अगर आपसे पूछ ले कि कैसे मुखांग वालों की, तो मुखांग जो है आप अच्छे से जानते हैं बेटा, कौन से, चुबाने व चूसने वाले, कौन से बेटा, चुबाने व चूसने वाले मुखांग जिसके अंदर होंगे उनके लिए इसका उपयोग किया जाएगा। उदाहरण की बात कर लें, कौन कौन आ गए, तो एक तो कौन आ गया बेटा, मोइला आ गया, कौन आ गया, एक कौन आया, सफेद मक्खी, कौन आया, और तीसरा कौन आएगा बेटा इन्हीं के साथ, मिलीबग, कौन सा, मिलीबग। ये तीनों कौन से गण के प्राणी है, जल्दी से बता दो, हेमिप्टेरा, कौन से गण के, हेमिप्टेरा। तो अगर हेमिप्टेरा गण का कीट मिल जाए और पूछ ले इसके नियंत्रण के लिए किसका उपयोग करेंगे, तो 3 रसायन याद रखने और कुछ याद नहीं रखना। ठीक है, बात करें बेटा कौन कौन से हमारे जो है वो रसायन है, तो उनके नाम देख लो। हमारे कीटनाशी या रसायन है कौन से, एक तो हमने लिखा कौन सा, इमिडाक्लोप्रिड, कौन सा, इमिडाक्लोप्रिड। दूसरा हमने लिखा है इसके अंदर कौन सा, डाइमिथोएट, कौन सा लिखा बेटा, और तीसरा जो हमने लिखा वो कौन सा था, मिथाइल डेमेटोन, कौन सा था, मिथाइल डेमेटोन। ओके, इसके अलावा एक और है, याद रखना चाहे तो याद रखिएगा बेटा, उसका नाम है साइपरमेथ्रिन, कौन सा है बेटा, मॉर्टिन जलाई है, नहीं जलाई तुमने, जलाई है क्या, नहीं जलाई हो तो जला लेना, डेंगू का मौसम चल रहा है, तबीयत नहीं खराब हो, याद रखिएगा मच्छरों से दूर रहे, और वो दूर नहीं रहते हैं तो मॉर्टिन जला ले। ठीक है, तो मॉर्टिन के अंदर जो हमारा कीटनाशी आता है बेटा वो कौन सा आता है, साइपरमेथ्रिन, कौन सा आता है, साइपरमेथ्रिन। मच्छर के अंदर कैसे मुखांगे, चुबाने व चूसने वाले। ठीक है, तो इसके लिए साइपरमेथ्रिन भी यूज किया जाता है। तो इमिडाक्लोप्रिड, डाइमिथोएट, मिथाइल डेमेटोन और साइपरमेथ्रिन, इन चारों का उपयोग किसके लिए किया जाता है, या तो कीट के नाम, नहीं हो तो हमारे गण के नाम, और नहीं हो तो मुखांग के नाम आप याद रखें, तो वहां से आपका आंसर जो है आराम से आ जाएगा। क्लियर है चीज। और ये चारों कैसे होते हैं बेटा, सिस्टमिक इंसेक्टिसाइड या सर्वांगी कीटनाशी होते हैं। इसको अच्छे से याद रखना, क्वेश्चन जो है वापस बनने के चांस है, क्योंकि सुपरवाइजर में पूछ लिया, और सुपरवाइजर और जेट का जो पेपर बनता है वो लगभग एक ही लेवल पर बनता है। ठीक है, क्वेश्चंस घुमा फिरा के पूछता है, इसके अलावा कोई अंतर नहीं होता उनके अंदर। ठीक है, तो इसके लिए याद रखें। चलिए लिख लो अब इसको लास्ट। और ये क्वेश्चंस बेटा लाइफ टाइम के लिए काम आते हैं। एक बार यूपीएससी का नाम सुना है क्या, क्या होता है यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, जिसकी वजह से आप आईएएस, आईपीएस, आरएएस तो बेटा बनते हैं आरपीएससी के थ्रू। ठीक है, उससे आप आईएएस या आईपीएस या फिर आईएफएस बन सकते हैं। ठीक है, जिसको देश की सबसे बड़ी नौकरी कहा जाता है। उसके इंटरव्यू में पूछा था मॉर्टिन आपने यूज करी है, तो इंटरव्यूअर जो था उसने पूछा क्वेश्चन कि आप मॉर्टिन का उपयोग करते हैं, उनका कि जी करते हैं। तो मॉर्टिन में कौन सा केमिकल होता है बताइए, इतना सिंपल सा क्वेश्चन हम नहीं देखते बेटा। कौन सा है, साइपरमेथ्रिन का उपयोग किया जाता है। आपने देखा है एक ऑटो आता है, एक ऑटो है जिससे छिड़काव किया जाता है, वो बिल्कुल धुआं धुआं कर देता है, वो मच्छरों को मारने के लिए करता है। उसमें कौन सा रसायन होता है,
साइपरमेथ। ठीक है, तो ये आपके जनरल नॉलेज है, उसके लिए भी काम आने वाली चीजें, बहुत सारी चीजें बेटा ऐसी जो आपको याद रखनी है आपकी डेली लाइफ में, ताकि आप कल किसी भी इंटरव्यू में जाके बैठे तो आपको वहां पर फायदा हो सके उस चीज का। ठीक है, आप अगर एग्रोनॉमी पढ़ते हैं तो एग्रोनॉमी में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या पढ़ी जाती है बताना? फसल पढ़ते हो नहीं पढ़ते? फसल उत्पादन ही तो करना है एग्रोनॉमी में, तो बताओ फसल क्या होती है? इतनी सारी फसलें तुमने उगा ली, अनाज वाली, तिलहन, दलहन और कैश क्रॉप सब उगा ली, लेकिन फसल क्या होती है? हाँ बेटा, एक ही प्रकार की, एक बहुत बड़े क्षेत्र में एक ही प्रकार की। ठीक है, एक बहुत बड़े क्षेत्र में मैंने गाजर घास उगा दी, क्या वो फसल है क्या? तो फिर फसल क्या है? जिससे आर्थिक लाभ हो। ठीक है, तो बथुआ लगा देते हैं, खाने के काम आएगा, क्या वो फसल है क्या? अब इतना सिंपल क्वेश्चन पूछा है, फसल क्या होती है? कौन बताएगा? नहीं पता क्या? फिर तुम पढ़ क्यों रहे हो? बताओ, 11th 12th पढ़ ली ना तुमने, पास कर ली, उसके अंदर पढ़ा भी होगा, फसलों के बारे में पढ़ा ना उसके अंदर 12th में, गेहूं है, चावल है, सब पढ़ ली, सारी फसलें पढ़ ली, लेकिन फसल क्या होती है ये तो बताओ। सिंपल सा क्वेश्चन था बेटा। ठीक है, क्या करना है? एक ही प्रजाति के पौधे, किसके? एक ही प्रजाति के पौधे जो एक निश्चित क्षेत्र में लगाए जाते हैं, ठीक है, जिससे आर्थिक लाभ होता है और जिसके अंदर मैनेजमेंट या फिर प्रबंधन किया जाता है। ठीक है, आपने अगर फसल लगा के ऐसे ही छोड़ दी और काटने पहुंच गए लास्ट में, तो उसको भी फसल नहीं कहेंगे। जिसके अंदर आप सिंचाई देंगे, जिसके अंदर उर्वरक देंगे, जिसमें खरपतवार नियंत्रण होगा, जिसके लिए खेत की जुताई की जाएगी, ये सारी चीजें मतलब मैनेजमेंट करना, वो करोगे तो उसको हम क्या कहते हैं? फसल कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? फसल। बाकी हम फसल नहीं कह सकते। ठीक है, तो ये सारी चीजें अगर किसी चीज में है तो उसको फसल कहा जाएगा। तो ये क्वेश्चन कोई हार्ड था क्या? नहीं था, लेकिन हमें पता होनी चाहिए कि ये चीजें हैं, क्योंकि आप में से कई बच्चे बेटा, ठीक है, सबका मैं नहीं कह सकता, सबका मुझे पता नहीं, लेकिन कई बच्चे जो है वो मेरी जगह पर मतलब इस प्लेटफॉर्म पर आकर वापस से खड़े होंगे, उनको भी हो सकता है कई लोगों को समझाना पड़े, या फिर वो भी किसी इंटरव्यू में जाकर बैठेंगे। जॉब तो करनी है ना, तुमको नौकरी करनी है ना, तो आप जो नौकरी करेंगे उसके लिए मान लिया कोई इंटरव्यू हो गया, या आप देश की सबसे बड़ी नौकरी आईएएस के लिए चले गए और आपसे पूछ लिया कि आपकी डिग्री किसमें है, आपने कहा एग्रीकल्चर के अंदर, और आपसे पूछ लिया कि एग्रीकल्चर क्या होती है, तो बताओ क्या कहोगे? बस। और एक बात याद रखना, इंटरव्यू में कभी दूसरा चांस नहीं मिलता, एक ही चांस मिलता है। ऐसा नहीं कि एक बार बोल दिया फिर को अरे सर ये तो गलत हो गई, दूसरी बता दो, ऐसा नहीं होता। एक ही बार बोलना होता है और वो सही बोलना होता है। नहीं आता तो मना कर दिया जाता है कि मुझे नहीं आता सर, सॉरी। ठीक है, तो मना कर दोगे, बस इतना सा काम है। ठीक है, लेकिन मैं चाहता हूं कि मेरे बच्चे मना नहीं करे, वो एकदम सटीक आंसर दे और इंटरव्यूअर खुश हो जाएगी, वाह यार इसको पता है। एग्रीकल्चर क्या है बेटा? बताओ। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत मृदा का उपयोग किया जाता है आर्थिक लाभ के लिए। उसके अंदर हम कई सारी चीजें उपयोग कर सकते हैं, जैसे फसलोत्पादन या फिर फलोत्पादन या फिर सब्जी का उत्पादन कर सकते हैं, मछली पालन, मुर्गी पालन, दूसरी सारी चीजें जिससे मृदा का सदुपयोग किया जाता है। और उपस्थित जितनी भी हमारे पास स्रोत हैं, जैसे पानी है, सनलाइट है, हमारी सूरज की किरणें हैं, मृदा है, इन सभी का अच्छे से उपयोग करके आर्थिक लाभ लिया जाता है, उसको क्या कहते हैं? एग्रीकल्चर कहते हैं। क्या कहते हैं? एग्रीकल्चर। ठीक है, तो ये बेटा कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपको याद रखने हैं। ठीक है, ये चीजें कभी किताबों में लिखने के लिए नहीं होती, कॉपी में लिखने के लिए नहीं होती, आपके दिमाग में होनी चाहिए कि आप क्या पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो उनको याद रखें। ये तो समझ में आ गया, ये तो दिमाग में आ गया ना, ये तो गलत नहीं करोगे, पक्का? प्रॉमिस? प्रॉमिस कोई नहीं करता मुझसे, पक्का?
ठीक है, पक्का वाला प्रॉमिस। ठीक है, तो गलत मत करना बेटा, बस इतना सा है। ठीक है, कोई कंफ्यूजन हो तो पूछ लेना। चलिए हम बात करने वाले हैं हमारे अगले इंसेक्ट के बारे में, जिसका नाम क्या है? बेर फ्रूट फ्लाई, या फिर हिंदी में बात कर ले बेटा तो इसको हम क्या कहते हैं? बेर की फल मक्खी। क्या कहेंगे? बेर की फल मक्खी। बेटा रिवीजन वाले सारे स्टूडेंट्स और मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों, जो हमारी फल मक्खी है ये कौन से गण का कीट है? वेरी गुड। कौन से गण का कीट है? डिप्टेरा। तो इसका गण कौन सा हो गया? डिप्टेरा हो गया। चलिए अब इसके बाद इसके नाम की बात कर ले। बेर का फ्रूट फ्लाई जो है, बेर की फल मक्खी, इसका नाम क्या होता है? कार्पोमिया। क्या होता है बेटा? कार्पोमिया वेसुवियना। क्या नाम है? कार्पोमिया वेसुवियना। ये इसका क्या होता है बेटा? वैज्ञानिक नाम होता है। ठीक है, इसका गण कौन सा है? डिप्टेरा। नेक्स्ट हम बात करें इसका जो कुल है वो कौन सा है? टेफ्राइटिडी। कौन सा है बेटा? टेफ्राइटिडी। ठीक है, इसको याद मैंने इसी तरीके से किया था, मक्खियों को फ्राई करके खा सकते हैं। ठीक है, तो उसका क्या हो गया? कुल टेफ्राइटिडी। क्या हो गया? फ्राई से याद रख लो। ठीक है, ट्रिक कुछ भी हो सकती है, बस तुम्हें याद होनी चाहिए कि ये ट्रिक है। कुछ भी ट्रिक बना सकते हो, तुम्हारी मर्जी। ठीक है, लेकिन याद जरूर आ जाना चाहिए। ऐसी ट्रिक मत बना लेना जिससे याद ही नहीं। तो ऐसी छोटी छोटी चीजें हैं वो आपके दिमाग में जब उपजेगी, आपकी ट्रिक्स बनेगी, तो आपको याद रखने में आसानी होगी। बेटा गण इसका डिप्टेरा हो गया, क्योंकि क्या है? मक्खी है। ठीक है, ऐसी मक्खी जो डिप्टेरा में नहीं आती, बताना कौन सी है? वेरी गुड। कौन सी है? मधुमक्खी। कौन से गण में आती है? हाइमेनोप्टेरा। किसके अंदर? हाइमेनोप्टेरा। ठीक है, अब याद होने लगी है चीजें। वेरी गुड। चलिए अब बात करें बेटा, डिप्टेरा है तो डिप्टेरा में मिलने वाले हमारे जो कीट हैं उसके अंदर मुखांग कैसे मिलते हैं? वेरी गुड, सही है। कौन से मिलते हैं मुखांग इसके अंदर? डिप्टेरा के अंदर स्पंज के रूप के मिलते हैं, तो हम क्या कहेंगे? स्पंजनाकार। क्या बोलेंगे? स्पंजनाकार। मतलब कैसे होते हैं? स्पंज के आकार के। सिंपल से याद रख लो, स्पंज के आकार के मिलते हैं। मधु, जब भी हमारी ये जो घरेलू मक्खी या फल मक्खी अगर हमारे शरीर पर बैठे तो गुदगुदी सी होती है। मैंने आपको एग्जाम्पल देकर समझाया था, है ना? बताया नहीं बताया? बताया ना? तो ये गुदगुदी किसकी वजह से होती है बेटा? क्योंकि इसका मुख कैसा होता है? स्पंज के आकार का होता है। यहाँ पर तो हमारे पास अवेलेबल नहीं है, हम देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड के अंदर आ जाएगा। ठीक है, चलिए फिर हम बात करें बेटा इसकी क्षति की, तो इसकी वजह से जो क्षति है, पहली चीज तो याद रखनी है, ये कैसा है बेटा? एकल भक्षी कीट है। कैसा कीट है बेटा? एकल भक्षी कीट। कारण क्या है कि ये केवल एक ही कुल की फसलों को नुकसान पहुंचाएगा। कौन से कुल की? बेर के कुल की। तो अब बता दो बेर का कुल कौन सा है? लेग्यूमिनेसी। चलिए अब बताओ बेटा बेर कौन से कुल का है? किसका? रेमनेसी का। किसका है? रेमनेसी। ठीक है, तो ये रेमनेसी जो है हमारे पास, एक बार सर से और कंफर्म कर लेना, हरे राम जी सर से एक बार और पूछ लेना। ठीक है, हॉर्टिकल्चर का मुझे इतना ज्ञान नहीं, वो उसके ज्ञाता है, उनसे एक बार पूछ लेना कि ये जो बेर है ये कौन से कुल का पौधा है। ठीक है, इसके अंदर हमारे पास जो वैज्ञानिक नाम है बेर का वो कौन सा बेटा? जिजिपस मॉरिशियाना। और जो हमारी झाड़ियां मिलती है, छोटे छोटे बेर जो लगते हैं ना बेटा, उसको हम क्या बोलते हैं? जिजिपस जुजुबा। क्या बोलते हैं? जिजिपस जुजुबा। तो ये एकल भक्षी कीट है जो केवल रेमनेसी कुल की फसल बेर, जिसके अंदर जिजिपस मॉरिशियाना और जिजिपस जुजुबा आती है, केवल इसी को नुकसान पहुंचाता है। बाकी दूसरी कुल की किसी भी फसल को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। इसीलिए मैंने इसे क्या कहा बेटा? एकल भक्षी कीट कहा। क्या कहा? इस बार की बात करें जेट की, तो बहुत ही फनी सा क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन क्या था वो मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। जेट 2021 के अंदर पूछा हुआ क्वेश्चन, फल मक्खी जो है वो किस फल का मुख्य कीट है? किसका था? बेर का। ऑप्शन दे रखे थे आम,
और नींबू, बेर और एक और दिया था अनार। ठीक है, तो कौन सा आंसर गया हमारे पास? बेर। इतना सा क्वेश्चन था। कर सकते हो ऐसे क्वेश्चन तो, या गलत कर आओगे? ये भी सही करके आओगे ना? ठीक है, तो इसको लिख लो फिर। जिजीबा जुजुबा, हाँ, छोटे बेर जो आते हैं उसको। हाँ, जो बड़े बेर आते हैं ना वो जिजीपस मॉरिशियाना। मतलब ये इसके आधार पर किया गया बेटा, जिसके पेड़ बनते हैं ना, जो बड़े पेड़ हैं, ठीक है, वो तो मॉरिशियाना है, और जो झाड़ी नुमा होते हैं बेर, बेर का पेड़, उसको अपन जुजुबा कहते हैं। ठीक है, इस तरह से। हाँ, देसी बेर। आजकल तो एप्पल बेर भी आने लग गए, उनका आकार ही इतना बड़ा होता है लगभग, उनको एप्पल बेर कहा जाता है। गुठली बहुत छोटी सी आती है उसकी। ठीक है, उसी की तरह आजकल अमरूद भी आने लग गए, उनको चाइनीज अमरूद कहते हैं। वो एक ही अमरूद आधा किलो का होता है, देखा है क्या? देसी तो छोटे छोटे अमरूद आते हैं बेटा, वो एक ही अमरूद जो है आधा 1 किलो के आसपास का होता है। और यही चीज अनार में भी हो चुकी है। अनार के फल भी काफी बड़े आने लगे, वो गणेश वैरायटी है बेटा। ठीक है, गणेश और सिंदूरी वैरायटी है, उसके जो फल है वो आजकल काफी बड़े आकार में आने लगे। चलिए, तो लिख लिया बेटा ये। ओके, चलिए नेक्स्ट बात करें बेटा। ठीक है, वो समझने के लिए पहले कुछ चीज समझनी है, वो हम देख लेते हैं। ठीक है, वो चीज क्या है बेटा? इसके अंदर हम पढ़ेंगे इसकी क्षति के बारे में ही। ठीक है, क्षति के लिए हम बात कर चुके हैं, एकल पक्षी कीट है जो रेमनेसी कुल की हमारी बेर वाली फसल के अंदर नुकसान पहुंचाता है। होता क्या है वो समझ लो। ये जो हमारा कीट है, वो कीट क्या करता है? अपने अंडे देता है बेर पर। कहाँ देगा? बेर पर अपने अंडे देगा, बेर के पेड़ पर नहीं देगा। इसके जो अंडे हैं वो कहाँ दिए जाते हैं बेटा? बेर के जो फल है। ठीक है, तो ये अंडे कहाँ पर देगा? बेर के फल पर। ठीक है, अब बेर के फल पर कहाँ अंडे देता है वो समझ लो, इंपॉर्टेंट चीज है। कहां पर देगा? ये जो हमारी बेर का सबसे बाहरी जो कवच है, जो इसकी बेर की त्वचा है, उस त्वचा से लगभग कितने? 0.1 सेंटीमीटर, और मैं मिलीमीटर में लिखूं तो 1 मिलीमीटर आएगा बेटा, है ना? तो 1 मिलीमीटर या 0.1 सेंटीमीटर के अंदर देगा। ठीक है, अब बात आती है कि सर इसके जो मुखांग है वो तो आपने लिखा दिए कैसे हैं? स्पंजनाकार। तो अंडे कैसे देगा? तो बेटा मुख से अंडे थोड़ी देते, कहां से देगा? इसके जो जननांग है वहां से। ठीक है, और जननांग के पास में एब्डोमन या फिर उदर है, उसके सबसे लास्ट में एक नुकीला भाग होता है, जिसको क्या कहते हैं? सर्कस कहते हैं, पता है ना? ठीक है, तो अपना जो सर्कस है बेटा, वो इसके अंदर बेर की त्वचा के अंदर वो लेकर जाता है, और उसके बाद फिर जो मादा है वो अपने अंडे देती है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं बेर के अंदर अंडे दिए जाते हैं कितनी गहराई पर? लगभग 0.1 सेंटीमीटर या 1 मिलीमीटर पर दिए जाएंगे। इतने अंदर जब ये अंडे देती है बेटा, तो वहां पर एक चीज होती है, वो देख लो। आपने ऐसे बेर देखे होंगे जिसके अंदर इस तरह से स्पॉट होते हैं, आप उनको कहते हो कि ये बेर है, वो कैसा? काणा है। कैसा है? काणा है ना? तो वो काणा नहीं कहा जाता, इसके अंदर बेटा बेर की जो फल मक्खी है उसका प्रकोप होता है। ठीक है, ये इस जगह पर अपने अंडे देगी, तो ये वापस से ये त्वचा ऊपर से भरती नहीं है, ऐसे ही रह जाती है, और इसके अंदर क्या होंगे बेटा? अंडे होंगे इसके आसपास। ठीक है, लगभग कितने अंडे मिलते हैं बेटा? 18 अंडे मिलते हैं। कितने अंडे? लगभग। ठीक है, 18 तक अंडे हो सकते हैं एक जगह पर। एक बार में लगभग कितने अंडे देती है? 50 से 60। कितने अंडे देती है? 50 से 60। तो अलग अलग बेर के फलों में अलग अलग जगह पर ये अपने अंडे दे देती है। और उसके बाद क्या होता है बेटा कि जिस जगह पर अंडे दिए ना, उस जगह से हमारा जो फल है वो क्या होता है? इस तरह से सड़ने लगता है। दिख रहा है ये? ठीक है, बाकी जो भाग है वो हल्का हरा है, लेकिन इस जगह पर बेर जो है वो सड़ने लगा है। ठीक है, तो हमारा जो फल है वो सड़ने लगता है, और ये जल्दी पक जाता है। और जल्दी पकने वाले बेर हैं वो गिरेंगे नहीं गिरेंगे? गिरेंगे, तो वो नीचे गिर के नष्ट हो जाते हैं। तो ये इसकी क्षति है, वो हमें याद रखनी है बेटा, कि इसकी क्षति जो है
उसके लिए याद क्या रखेंगे बेटा, सबसे पहला पॉइंट कि ये कैसा है, एकल बख्शी कीट, वो हम उधर लिख चुके हैं, वापस से एक बार लिख लेंगे बेटा। कैसा कीट है बेटा, एकल बख्शी कीट, जो किसमें नुकसान पहुंचाएगा, केवल बेर के अंदर नुकसान पहुंचाता है। दूसरी हमें चीज क्या ध्यान रखनी है कि ये जो अपने अंडे देती है, ठीक है, अंडे कहाँ दिए जाते हैं, फल की त्वचा के अंदर। कहां पर दिए जाते हैं, फल की त्वचा में दिए जाते हैं। कितनी गहराई पर, 0.1 सेंटीमीटर, या हम उसको कह सकते हैं 1 मिलीमीटर, ठीक है, तो इसकी त्वचा में दिए जाएंगे। तीसरी चीज हमें ध्यान रखनी है बेटा, जहां पर अंडे दिए जाते हैं, अंडे देने के स्थान पर अंडे देने के स्थान पर छिद्र दिखता है, या हम कह सकते हैं छिद्र उपस्थित रहता है। ओके, और जहां पर छिद्र है बेटा, वहां पर हम लिख सकते हैं फल सड़ने लगते हैं, और गिरकर नष्ट होते हैं, ठीक है, और गिरकर वो नष्ट हो जाते हैं, और अगर नहीं होते तो हमारे पास आ जाते हैं, और जब हम उनको खाते हैं तब पता पड़ता है कि इसके अंदर क्या है, कीड़े हैं। अब वो कीड़े नहीं होते, वो फल मक्खी के लार्वा होते हैं। तो उसके लिए याद रखना है बेटा कि ये जो फल होते हैं ना, एक फल में कितने अंडे दिए जाते हैं बेटा, लगभग 18 अंडे। कितने अंडे, 18 अंडे। और ये जो अंडे हैं बेटा, इन अंडों से कौन निकलेगा, मैगट निकलेगा। कौन निकलेगा, याद आया क्या कुछ, लार्वा के प्रकार याद आ गए। लेपिडोप्टेरा के अंदर लार्वा का प्रकार कैटरपिलर, लेपिडोप्टेरा में कैटरपिलर, कोलियोप्टेरा में ग्रब, और डिप्टेरा के अंदर मैगट। तो मैगट मिलते हैं बेटा, वो मैगट बनते हैं, और ये मैगट जो है वो क्या करेंगे, क्षति पहुंचाएंगे। क्या करेंगे, क्षति पहुंचाएंगे। किस भाग को, मीजोकार्प को। किसको बेटा, मीजोकार्प भाग को क्षति पहुंचाते हैं, ठीक है। मीजोकार्प का मतलब पता है क्या, गुदा भाग। क्या बोलते हैं उसको हम, गुदा भाग, ठीक है, जो खाया जाता है, ठीक है। बेर के ऊपर त्वचा है, उसको भी हम खाते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन मुख्य जो खाया जाता है वो गुठली और बाहरी त्वचा के बीच का भाग है, ठीक है। ये जो भाग रहा है, इसको अगर हमने गुठली मान लिया और ये त्वचा भाग है, तो बीच का ये जो पूरा भाग रहा है, ये क्या है बेटा, इसका गुदा भाग या फिर मीजोकार्प भाग है। तो क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि बेर की फल मक्खी पौधे के या फिर फल के किस भाग को नुकसान पहुंचाती है, किसको, मीजोकार्प, या फिर दूसरा नाम दिया जाएगा गुदा भाग, इसको नुकसान पहुंचाती है। क्लियर है चीज, तो यही से याद रख लो बेटा, कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। हम बात करेंगे किसकी, क्षतिकारक अवस्था की। किसकी बात करेंगे बेटा, क्षतिकारक अवस्था की। तो बताओ, क्या अंडा क्षति पहुंचाएगा, क्या प्यूपा क्षति पहुंचाएगा, नहीं पहुंचाएगा। क्या वयस्क क्षति पहुंचाएगा, क्या, बिल्कुल। मक्खी तुम्हें काटती है ना, अरे मक्खी के मुखांग कैसे हैं मेरे लाडलो, क्या नुकसान पहुंचाएगी, क्या नहीं करेगी। तो फिर नुकसान कौन पहुंचाएगा, लार्वा। कौन बचा, लार्वा। तो इसका जो लार्वा है उसको हमने क्या कहा, मैगट कहा। क्या कहा, मैगट। तो बेर की फल मक्खी की क्षति पहुंचाने वाली अवस्था कौन सी हुई, मैगट या फिर लार्वा। ये इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से याद रखना। दूसरा, नुकसान कहां पर पहुंचाता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो आपके लिए बनता है, ठीक है। और तीसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है बेटा, अंडे हैं वो कहां पर दिए जाते हैं, ठीक है। और एकल बख्शी तो हमें याद रखना ही है। तो ये 4 क्वेश्चन इसकी क्षति से बनते हैं। कितने क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन है, ठीक है। चारों अच्छे से याद कर लेना। कैसा कीट है, एकल बख्शी। दूसरा, अंडे कहां पर दिए जाते हैं, फल की त्वचा में दिए जाते हैं। ना तो पौधे के कोमल भाग पर देगा, ना पत्तियों की निचली सतह पर, ना मृदा में। कहां देगा, फल की त्वचा के अंदर। कितनी गहराई पर,
0.1 सेंटीमीटर या फिर 1 मिलीमीटर, ये दोनों एक ही चीज है, पता है क्या? नहीं पता तो समझ लो। 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं? 10 मिलीमीटर। और 0.1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होंगे? 1 मिलीमीटर, बस। ठीक है, तो इस तरह से याद रखना। फिर अगला क्वेश्चन, क्षतिकारक अवस्था कौन सी है? लार्वा, उसको हम क्या कहते हैं? मैगट कहते हैं। इसके अलावा कोई क्षतिकारक अवस्था इसकी नहीं होगी। और इसका जो मैगट है वो किसको खाता है बेटा? मीजोकार्प या गुदा भाग पर आक्रमण करता है। क्लियर है चीज? अब कोई डाउट रहा? सर अंडे तो सर वयस्क देगा ना? हाँ, अंडे तो वयस्क ही देगा ना। सर जिससे छेद गया तो उसमें सर फल छोटा है सर। अच्छा, छेद करेगा उस वजह से? अंडे सर उससे दिए सर वयस्क सर क्षतिकारक अवस्था वही बढ़ती है। उसने तो अंडे ही दिए, उसने क्या नुकसान पहुंचा बेचारे ने? नहीं होगी बेटा। कारण ये है कि उसने सिर्फ अंडे देने का काम किया है, वो उसका फर्ज है। ठीक है, अब उसने अपना फर्ज पूरा किया, नुकसान थोड़ी पहुंचाया उसने। वो तो ये है कि जिस जगह पर अंडे दे दिए, अब इस जगह पर सड़न चालू होती है, वो किसकी वजह से? मैगट की वजह से, है ना, लार्वा की वजह से। तो नुकसान कौन पहुंचा रहा है? लार्वा। अगर बेर की त्वचा पर इस तरह से छोटे छोटे छेद भी हो गए तो क्या बेर खराब हो गई? क्या नहीं हुए। तो इसीलिए उसको क्षतिकारक अवस्था नहीं कहा जाएगा। अब बेटा आपके सामने यहाँ पर जो डायग्राम बन रहे हैं वो देख लो एक बार। ये तो क्षतिकारक अवस्था वाला दे दिया कि इसके अंदर क्या है? इसके मैगट होंगे, अंडे होंगे। दूसरा, इसके बाद आपको क्या दिया है बेटा? ये क्या चीज है बताना जरा। इसका मुख कहीं दिख रहा है क्या तुम? क्या है ये बेटा? क्या है ये? प्यूपा है। क्या है? प्यूपा। ठीक है, ये जो ऊपर कवर दिख रहा है ना, ये कवर, इस कवर के अंदर जो है हमारा लार्वा है। ठीक है, तो ये प्यूपा अवस्था में भी तो रहेगा। लार्वा के बाद कौन सी अवस्था आएगी? प्यूपा अवस्था। तो ये उसका प्यूपा है। और अगर इसकी बात करें तो ये क्या है? हमारा वयस्क है। क्या है बेटा? वयस्क। अब वयस्क जो है, इसकी कुछ खास बातें याद रख लें हम। वयस्क यहाँ पर भी दिख रहा है पर इसके अंदर क्लियर नहीं है बेटा, वहीं चलते हैं। ठीक है, वयस्क के अंदर देखो बेटा, पहली धारी तो ये एक धारी, दूसरी धारी ये, तीसरी है और चौथी है। ठीक है, एक लास्ट ही। तो इसका जो वक्ष भाग है उस पर कैसी बेटा? पीले रंग की धारियां है। कैसी धारियां? पीले रंग की। दूसरा हम बात करें, इसके जो पंख है उस पर भी क्या है? पीले रंग की धारियां उपस्थित है कि नहीं है? है ना। तो ये जो कीट है उसका जो वयस्क होगा उसकी खास बात यही होती है कि उसके शरीर पर वक्ष भाग है उस पर क्या मिलती है? पीले रंग की धारियां मिलती है। दूसरा, इसके पंखों पर भी पीले रंग की पट्टियां या पीले रंग की धारियां मिलती है। ठीक है, अगर बात करें प्यूपा की तो किस रंग का है? भूरे रंग का। और सेम इसी तरह इसका जो मैगट होता है बेटा वो भी हमें दिखाई देता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं इसकी क्षति। ठीक है, यहाँ पर गुठली थी, गुठली हटाते ही हमें अंदर क्या दिखा? इसका लार्वा दिखा। क्या दिखा बेटा? लार्वा का कहीं पर भी आप पैर देख रहे हैं क्या? नहीं है। तो मैगट के अंदर पैर नहीं होते, ये बता चुका हूं ना मैं पहले। ठीक है, तो मैगट के अंदर पैर नहीं मिलते, ये बस पूरे के पूरे इस भाग के अंदर अंदर घूम घूम कर इसे खाता रहता है। ठीक है, तो हम बात करने वाले हैं बेटा नेक्स्ट इसके जीवन काल की, तो वो आपके सामने है। ठीक है, इसके अंदर हमने बात करी, सबसे पहले तो मैं तो यहीं से चलूंगा, एम्ब्रियो की बात नहीं करेंगे। ये क्या होगा बेटा? एग, या फिर इसको मैं क्या कहूंगा? अंडा। क्या कहूंगा? अंडा। ठीक है, तो सबसे पहले इसका जीवन काल कहां से स्टार्ट हुआ? अंडे से स्टार्ट होगा। ठीक है, अंडे के लिए खास चीज हम बात कर चुके हैं बेटा। सबसे पहला तो याद रखना है स्थान कि कहां पर दिए जाएंगे? फल की त्वचा में। कहां पर दिए जाएंगे? त्वचा। और त्वचा सबसे बाहर है, तो आपने बिल्कुल सही कहा कि ये जो त्वचा है इसको क्या कहा जाता है? पेरिकार्प कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटा? पेरिकार्प। तो ये फल की पेरिकार्प जो है त्वचा में दिया जाएगा। कितना अंदर दिया जाता है बेटा? 0.1 सेंटीमीटर या फिर 1 मिलीमीटर की गहराई पर दिया जाता है। ठीक है, एक जो मादा है वो संख्या के अंदर कितने अंडे देती है बेटा? लगभग 50 से 60। कितने अंडे देती है? 50 से 60 अंडे है वो लगभग दे सकती है। ओके, और फिर बात करें बेटा इसका ऊष्मायन काल कि ये कितने समय के अंदर वापस से क्या बनेगा? लार्वा बनेगा। तो ऊष्मायन काल जनरली कितना है सबका?
लगभग 4 से 5 दिन, 7 से 10 दिन। तो इसके लिए हमने क्या कर दिया बेटा, 7 से 10 दिन याद रखा है कि इतने दिन तक ये अंडे की अवस्था में, फिर किस में आ जाएगा, लार्वा की अवस्था में। अब लार्वा है बेटा, वो हमें यहाँ पर दे रखा है, ये तो है फर्स्ट इंस्टार लार्वा, ये दे रखा है सेकंड इंस्टार लार्वा, और ये दे रखा है थर्ड इंस्टार लार्वा। ठीक है, ये क्यों दे रखा है वो मैं बता देता हूं। पहला जो लार्वा है उसका आकार बड़ा है छोटा है, दूसरा उससे बड़ा है छोटा है, बड़ा है, और लास्ट उससे ज्यादा बड़ा है। तो इसका मतलब क्या है कि हमारा जो लार्वा बना उसके शरीर के अंदर बदलाव हो रहे हैं। तो ये जो पहला इंस्टार लार्वा होता है इसमें कोई बदलाव नहीं। सेकंड इंस्टार लार्वा में शरीर बढ़ेगा, तो क्या त्वचा वही रहेगी या बदल जाएगी, बदलनी पड़ेगी ना इसको। तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे बेटा, इसने क्या करी, यहाँ पर मोल्टिंग करी, क्या करी, मोल्टिंग, या फिर हम क्या कह देंगे इसको, निर्मोचन। क्या कहेंगे बेटा, निर्मोचन। तो इसने क्या किया, मोल्टिंग या निर्मोचन किया, तो सेकंड में बदल गया। फिर इसने वापस क्या किया, निर्मोचन किया, तो फिर ये किसके अंदर बदल गया, थर्ड वाले में। और थर्ड वाला जो लार्वा है उस लार्वा को पता लग गया कि अब मेरे पास पर्याप्त खाना है, अब मुझे किस में बदल जाना चाहिए, प्यूपा में। तो लार्वा के लिए इंपॉर्टेंट चीजें याद रख ले बेटा। लार्वा से रिलेटेड हमें याद रखना है कि इसका जो लार्वा है उस लार्वा को हम क्या कहते हैं, मैगट कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, मैगट। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज याद रखनी है, लार्वा जो है वो क्या है, क्षतिकारक अवस्था है। क्या है बेटा, क्षतिकारक अवस्था। और ये नुकसान किसको पहुंचाता है बेटा, मीजोकार्प या गुदा भाग को, वो हम लिख चुके हैं। ठीक है, फिर लार्वा से जब ये प्यूपा में बदलेगा तो प्यूपा के लिए हमें याद रखना है, प्यूपा क्षतिकारक होगा कि नहीं होगा, नहीं होगा। याद रखने वाली चीज है कि ये मिलता कहां पर है, तो हमें स्थान याद रखना बेटा। इसका स्थान जो है वो कहां पर है, मृदा में। कहां पर है बेटा, मृदा में। लगभग कितनी गहराई पर रहता है, 8 से 15 सेंटीमीटर की गहराई पर। कितनी गहराई पर, 8 से 15 सेंटीमीटर की गहराई पर रहेगा। तो अब मुझे बताओ, इसके लिए गहरी जुताई कर सकते हैं नहीं कर सकते, कर सकते हैं। तो बेर के जो हमारे उद्यान है या फिर हमारे जो बाग है उसके बीच में छोटे ट्रैक्टर से हमें क्या करनी चाहिए, गहरी जुताई करनी चाहिए। ये इसका क्या हो जाएगा, एक नियंत्रण का कार्य हो जाएगा। फिर प्यूपा से किसके अंदर बदलेगा बेटा, वयस्क के अंदर, और वयस्क है वो वापस क्या देगा, अंडे देगा। ठीक है, इतनी सी चीज याद रखनी है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। एक याद रखने वाली चीज है बेटा कि एक साल में इसकी कितनी पीढ़ियां मिलती है, तो लगभग 3 से 4 पीढ़ियां पूरी होती है। कितनी बेटा, 3 से 4 पीढ़ियां पूरी होती है। ठीक है, अब एक चीज और मुझे बता दो बेटा, जहां पर हमने यह बात करी ना इसकी क्षति की, वहीं पर हम बात कर ले उस चीज को। एक लास्ट इसी के अंदर लाइन में लिख लेना, क्षति के लिए हमने बात करी कि इस प्रकार से सारी चीजें। अब मैं अगर पूछूं कि साल का ऐसा कौन सा समय होगा जब इस कीट का सर्वाधिक नुकसान होगा, तो बताओ कौन से माह में होगा, जून जुलाई, सोच के बताओ। देखो एक सिंपल सी चीज सुन लो, एक बार सुन लो, मुझे पता है तुम्हारा दिमाग बहुत चलने वाला है। वेरी गुड, चलो इसका आंसर बेटा एक लॉजिक के अंदर छुपा है कि बेर के जो फल हैं वो कब आते हैं, बताओ। क्या बेर के फल अभी आ रहे हैं क्या, अभी आने लगे। ठीक है, तो अक्टूबर से लगभग स्टार्ट होता है और हम मार्च तक जाते हैं। मार्च तक बेर जो है हमें मार्केट में मिल जाते हैं, तो अक्टूबर से मार्च के बीच में होगा। लेकिन अगर हम बात करते हैं बेटा सर्वाधिक क्षति की, कि सर्वाधिक क्षति किस टाइम पर होती है, तो सर्वाधिक क्षति होती है इसकी नवंबर के समय। किस समय पर, नवंबर के समय, क्योंकि हमारे जो जिजिपस मोरिशियाना जो बड़े वाले बेर हैं उनमें फलन की प्रक्रिया नवंबर के आसपास स्टार्ट होती है और उसी टाइम पर ये अपने अंडे देता है और लगभग 7 से 10 दिन बाद उसके अंदर खराबी होनी स्टार्ट होती है जो लगभग मार्च तक चलती है। इसीलिए सर्वाधिक क्षति कब होती है बेटा, नवंबर में। और नवंबर खरीफ में आता है या रबी में, बस ये चीज याद रखनी है। सर्वाधिक क्षति बेर की फल मक्खी कब होगी, रबी में। रबी में किस समय पर होती है, नवंबर के समय, क्योंकि दिसंबर जनवरी के समय तापमान बहुत कम हो जाता है, इसीलिए इसकी क्षति भी थोड़ी कम हो जाती है। ठीक है, ये लाइन उसके अंदर ऐड कर लो और उसके बाद फिर लास्ट जो है
इसका जो जीवन काल है वो लिख ले। डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं, लिख लो सिर्फ। नहीं, डायग्राम की जरूरत नहीं, सिर्फ इसी तरह से बना लो इसको, है ना। हाँ बेटा, हाँ देख सकते हैं, लेकिन उससे उस समय पर बेर के फल बहुत छोटे होते हैं, तो इसलिए तोड़ा नहीं जाता है उनको, तो इसलिए हम देखते नहीं है जनरली। जब फल बड़े होने लगते हैं तब हमें पता लगता है कि हाँ यहाँ पर कुछ खराबी है, तब जाकर हम देखते हैं, और तब तक वो अंडे से मैगट या लार्वा बन चुका होता है। ये चीज है बस। चलो लिख लिया बेटा। लिख लिया अब तो? नहीं लिखा क्या? किसने नहीं लिखा? लिख लिया? ओके, चलिए आगे चले फिर। लास्ट हमें बात करनी है बेटा, वापस लिखना है क्या? चलो एक बार लास्ट में वापस दे दूंगा, एक बार इसका प्रबंधन पढ़ ले, सिंपल सा है। प्रबंधन की बात कर ले, ज्यादा पॉइंट याद नहीं रखने बेटा। कितने पॉइंट है? सिर्फ 3 पॉइंट। कितने पॉइंट है? ठीक है, एक तो खुद ही हमने अभी बीच में बात कर ली, क्या करना पड़ेगा बेटा? गहरी जुताई, ठीक है, ताकि अगर इसके प्यूपा है वो मृदा के अंदर है तो उनको हम हटा सके, ठीक है। दूसरा, इसके लिए याद रखना है, एक हम क्या कर सकते हैं बेटा, यहाँ पर हमारे जो फल हैं, फलों को मैश या फिर हम उसको नेट कह सकते हैं, या फिर उसको जाली कहा जा सकता है, ठीक है। तो मैश, नेट या जाली द्वारा ढकना, ठीक है, ये कर सकते हैं क्या? बेर के जो फल मान लो पूरा एक जगह कहीं पर गुच्छा है, तो बड़ी नेट से क्या करो, उसको आप कवर करके रख लो, ताकि जैसे ही हमारी जो फल मक्खी वो जाने की कोशिश करेगी तो नहीं हो पाएगा उससे, है ना। एक इसके अंदर हम बेटा कर सकते हैं कि जो हमारे सड़े हुए फल है, या फिर हम कह सकते हैं जो हमारे क्षतिग्रस्त फल, क्षतिग्रस्त फलों को नष्ट करना, ठीक है, तो उनको हम नष्ट कर सकते हैं, ठीक है। और लास्ट हमें केमिकल इसके लिए याद रखना है। तो अब आपसे एक सिंपल सी चीज जो हमने अभी पहले पढ़ी कि हमारे जो कीटनाशी वो 2 प्रकार के होंगे, एक तो स्पर्श और एक सर्वांगी। इसके लिए किसका उपयोग करना चाहिए बताओ? स्पर्श का। क्यों? स्पर्श का है, अंडे उसने दे दिए फल के अंदर, आप छिड़काव करोगे स्पर्श कीटनाशी का, तो वो पत्तियों पर लगा या फिर मान लो फलों पर भी लगा, तो वो तो त्वचा पर अपना असर दिखाएगा ना, अंदर थोड़ी जाएगा।
हाँ, कीट आने से पहले छिड़काव करो, लेकिन अपन हर रोज तो नहीं कर सकते बेटा, है ना। अगर मान लो 5 दिन भी रह गए तो 5 दिन में वो केमिकल सूख जाएगा, फिर उसके बाद आप क्या करोगे। तो इसीलिए हम यहाँ पर स्पर्श कीटनाशी का उपयोग नहीं करते। किसका करेंगे, सर्वांगी कीटनाशी का, ताकि अगर अंडे उसने फल के अंदर दे भी दिए या फिर मैगट बन भी गए, मैगट जैसे ही खाना चालू करेंगे उनकी मृत्यु हो जाएगी। तो इसीलिए याद रखना बेटा, इसके नियंत्रण के लिए भी हम कैसा उपयोग करते हैं, सर्वांगी कीटनाशी का उपयोग करते हैं। ठीक है, और सर्वांगी कीटनाशी आप अच्छे से जानते हैं, 3 याद रखने बेटा। पहला कौन सा है, इमिडाक्लोप्रिड। ठीक है, दूसरा हमें याद रखना है कौन सा है, डाइमिथोएट। और तीसरा कौन सा याद रखना है, मिथाइल डेमेटोन। कौन सा याद रखना बेटा, मिथाइल डेमेटोन। तो ये हमारे पास क्या हो गए, 3 कीटनाशी जिनका उपयोग हम कर सकते हैं। तो बेटा हमारे पास सर्वांगी कीटनाशी द्वारा नियंत्रण होने वाले कीट कितने हो गए, 4 हो गए, 2 नहीं 4 हुए। एक तो सरसों का मोइला, एक बेर की फल मक्खी, और 2 और छूट गए तुमसे, कौन से, सफेद मक्खी और मिलीबग। तो 4 कीट हैं, उनके लिए याद रखना किसका उपयोग करेंगे, सर्वांगी कीटनाशी का उपयोग किया जाना चाहिए। क्योंकि बेटा इसका जो नुकसान है वो पत्तियों पर नहीं हो रहा, कोमल भागों पर नहीं हो रहा, कहाँ हो रहा है, फ्रूट के अंदर हो रहा है। तो अंदर हमारे अगर कोई छिड़काव करना है तो किससे होगा, सर्वांगी से होगा ना, स्पर्श से तो हम कर ही नहीं सकते। ठीक है, तो इसीलिए याद रखना 4 कीटों के लिए सर्वांगी कीटनाशी उपयोग होंगे। इसके अलावा एक और आने वाला है, वो कल आएगा। ठीक है, लास्ट आपका जो कीट है वो कल आएगा। उसके बाद आपकी एंटोमोलॉजी का जो सेक्शन है उसके अंदर हमको सिर्फ जैविक नियंत्रण और कर्षण नियंत्रण के नाम और इसके अलावा यांत्रिक और भौतिक नियंत्रण के नाम याद करने और कुछ नहीं करने। इसके अलावा आपका एंटोमोलॉजी सेक्शन है वो कंप्लीट है। हाँ, तो वो उसी के अंदर आएगा। हाँ बेटा, अरे 1 मिनट, जब लेकिन ये है कि अगर 100 फल एक जगह है, उनमें से कोई 4-5 के अंदर अपन को दिख गया तो हम उनको हटा दे तो हमारे लिए बेटर ही है ना। बिल्कुल पड़ता है बेटा। हाँ, ये एक और अच्छी चीज है, आपने हमारे सर्वांगी कीटनाशी का उपयोग तो कर लिया, ठीक है, कीट भी मर गया, बहुत अच्छा हुआ, लेकिन जब अब इसको मार्केट में लेकर जाएंगे तो हमारे ऊपर नहीं होगा क्या असर, होगा। ठीक है, इसी के लिए बेटा एक चीज कही जाती है, आपके घर में भी अगर आपके माता पिता या फिर आपके परिवारजन अगर खेती करते हैं तो उन्हें ये चीज जरूर समझाना कि जब आप छिड़काव कर रहे हैं किसी भी रसायन का, वो कोई सा भी रसायन हो, चाहे आपका शाकनाशी हो, कीटनाशी हो, कवकनाशी हो, कुछ भी हो, बस आपने किसी रसायन का छिड़काव किया है तो आपको कम से कम 5 और ज्यादा से ज्यादा 20, ठीक है, 20 दिन तक ज्यादा से ज्यादा आपको क्या करना है, उस पौधे से कुछ भी तोड़ना नहीं है। ठीक है, और कम से कम 5 से 7 दिन तक तो तोड़ना नहीं है, मतलब बिल्कुल नहीं, ना अपने पशुओं को खिलाना है। ठीक है, ऐसा नहीं कि रिचके के अंदर आज छिड़काव किया ना कल बेचारे जानवरों को जाके खिला दिया। ठीक है, उसका असर जो है वो तब तक रहेगा और वो पशुओं के ऊपर उल्टा असर पड़ेगा। या फिर मान लो बेर के ऊपर आपने छिड़काव आज किया, 2 दिन बाद बेर तोड़ के लिया खा लिए, तो उसका नुकसान किसको होगा, हमको होगा। तो ये चीज जो है वो आपकी जिम्मेदारी बनती है, आप एग्रीकल्चर के स्टूडेंट्स हो, आपको पता होना चाहिए कि रसायन कितने खतरनाक होते हैं। ठीक है, कई बार लोग छिड़काव करते करते बेहोश हो जाते हैं, कारण क्या है कि वो जो मास्क की भी बात नहीं बेटा, कई बार आंखों के थ्रू भी वो एक्शन करते हैं। ठीक है, आंखें तो खुली हुई है, चश्मा नहीं लगाया या फिर आपने मुंह पूरा कवर नहीं करा सही से, तो हमारी त्वचा पर पड़ता है और वो हमारे खून के द्वारा सोख लिया जाता है। ठीक है, और उसकी वजह से कई बार चक्कर आना, उल्टी होना या फिर कई बार लोग बेहोश हो जाते हैं। ठीक है, तो ये इतने खतरनाक केमिकल से, इसीलिए पहली चीज जो आपको समझानी है अपने मित्रों को या अपने परिवारजनों को, वो यही कि आपने कोई भी रसायन छिड़काव किया तो उसके 5 से 7 दिन तक तो स्ट्रिक्टली वहां से कोई फल या फिर उस पौधे को काट कर अपने पशुओं को नहीं खिलाना है। ठीक है, ये चीज जो है वो आपकी सीख के लिए आपको हमेशा याद रखनी है, याद रखोगे। ठीक है, कोई भी फार्मर मिल जाए, आप आज से कुछ टाइम बाद, कुछ सालों बाद आप किसी कॉलेज में जाओगे और आपकी ट्रेनिंग होगी,
ठीक है। एग्रीकल्चर स्टूडेंट से बेटा उनकी ट्रेनिंग होती है 6 महीने की, हर एक स्टूडेंट को कंप्लीट करनी होती है। तो 6 महीने जब आप ट्रेनिंग पे होगे तब आप किसानों को क्या सिखाओगे? यही वो चीजें हैं जो सिखानी है। किसान आपसे पूछेगा कि मेरे यहाँ पर बेर का जो बाग लगा हुआ है उसके अंदर फल जो है वो काणे हो जाते हैं, मैं इसका क्या करूं? तो क्या बताओगे उनको? सर्वांगी कीटनाशी आपको बताने पड़ेंगे, ठीक है। और नहीं बताओगे तो वो ये कहेंगे कि हमारे देखो डॉक्टर साहब है, इनको कुछ नहीं आता, ठीक है। तो मेरी बेइज्जती मत कराना, ठीक है। चलो बाकी नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे।